जदीद दौर के जदीद तकाजे हैं, और जिन्होंने कानून दिया अगर उन्होंने तब्दीली कर दी है तो हमें भी तब्दीली करनी थी। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम है हमारे ज़हन में? जज साहब जो है वो फुली मैंडेटरी बैकिंग के साथ हैं, और उनके पास रूल्स हैं, उनके पास लॉ है जिसके तहत वो लोगों को काम करवाने के लिए विद इन अ टाइमलाइन जो है मजबूर कर सकते हैं। माइंडसेट बना हुआ है कि हम नई चीजें सीखना नहीं चाहते। जजेस की ट्रेनिंग ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं कोर्ट के उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये नए सिस्टम के साथ आपने डील कैसे करना है, ये लग रहा है कोई लंबा काम है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। 10 साल से पड़े हुए विल द सिस्टम हेल्प फॉर दोस केसेस टू? जो केस जिस स्टेज पे है उससे आगे उसको यही रूल्स और यही लॉ अब एप्लीकेबल करना पड़ेगा। देर लगी आने में तुमको है शुक्र, मगर तुम आए तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा, लेकिन हम घबराए तो। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या हमें जल्दी इंसाफ मिल पाएगा। उसके लिए कुछ एफर्ट्स, प्लानिंग या किसी जगह पे कुछ उसके लिए सब्सटेंटिव काम हुआ। पिछले दिनों में हमें ये पता चला, हमारे अपने प्रोग्राम में जफर कलानौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कि सीपीसी पे रिफॉर्म्स पे बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। ये वो सीपीसी है जो 1908 की थी। उसका सब्सटेंटिव पार्ट तो आपको बड़ी अमेंडमेंट चाहिए होती है, लेकिन रूल्स एंड ऑर्डर्स जो है वो आप एक और उसका प्रोसीजर है जिसमें एक रिफॉर्म्स कमेटी बनती है। उस रिफॉर्म कमेटी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ था, लेकिन वो काम रुका हुआ था। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था, ट्रेनिंग का पार्ट था, उसमें थोड़ा सा काम हुआ लेकिन फिर रुक गया। पिछले हफ्ते फुल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का हुआ, जहां पे उसकी परमिशन और अप्रूवल दी गई और कहा गया कि नहीं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे पंजाब में इसको इंप्लीमेंट करना है। ये बड़ा ज़बरदस्त काम, इनिशिएटिव जो है, इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए जफर कलानौरी साहब को आज फिर हमने रिक्वेस्ट की। थैंक यू वेरी मच जफर भाई। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये अगर हो जाता है, मुझे ये लगता है कि ये जो साल हा साल का एक हैसल है, लोगों की मुश्किल है, ये शायद चंद महीनों में हल हो जाए। हमारे सिविल केसेस जो हैं 5 से 6 माह में वी विल बी एबल टू हैव अ वर्डिक्ट ऑन दैट। टेल अस बिट अबाउट दैट, एक्चुअली ये है क्या? थैंक यू वेरी मच। आज खुशाइंद बात यह है, और मैं इससे शुरू करना चाहता हूँ कि मुद्दत से एक बात बार बार मुतालबा हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से ये कर रहे थे कि इतनी लंबी जो एफर्ट रूल्स कमेटी ने की पूरी सीपीसी रीवैम्प कर दी, केस मैनेजमेंट का सिस्टम लाया, एक कलम हिलाने से और सिग्नेचर से उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मैं उनके जो ब्रदर जजेज़ हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आवाम का ये दरीना मुतालबा कि सस्ता और जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी जा रही है। थोड़ी सी बैकग्राउंड इसकी ये है कि 1908 में जब से सीपीसी बनी है उस वक़्त से इसके अंदर एक सेक्शन 122 है जिसमें एक रूल्स कमेटी होती है, और इसका जो स्केड्यूल 2 है, इसकी अमेंडमेंट के लिए अगर रूल्स कमेटी को इस बात सजेस्ट करे और फुल कोर्ट उसको अप्रूव कर दे तो कैबिनेट की अप्रूवल के बाद और गवर्नर साहब के नोटिफिकेशन के बाद जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। ये मुद्दत हुई, ये काम हो चुका हुआ था। इसके ऊपर सबका चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा काम किया है, और मेरे साथियों ने जो रूल्स कमेटी पे हैं, बड़े बड़े जजेस हैं, उन्होंने बड़ा काम किया हुआ था। मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि नाजरीन को ये बात समझने की है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट ये होगा कि आज तक हमारा जो सारा सिलसिला चल रहा है उसने जज साहब इज़ नॉट इन चार्ज ऑफ थिंग्स। अगर पार्टीज़ में से कोई एक चाहे कि केस में एडजर्नमेंट हो जाए और लंबा हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, वो हेल्पलेस होते हैं उसमें। ठीक है, हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि जज साहिबान को हमने केस मैनेजर बना दिया है जज साहब की बजाय। और हाई कोर्ट एंड रूल्स एंड ऑर्डर्स कमेटी जिसका भी मैं मेंबर था, हमने एक सजेशन दी है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस का एक कॉन्सेप्ट लेकर आएँ। केस जब तक राइप फॉर हेयरिंग नहीं होता, इससे मेरी मुराद है यानी कि इश्यूज़ फ्रेम होने तक की जो स्टेज है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है कि अभी तामील हुई या नहीं हुई, जवाब दवा आया या नहीं आया, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हुई, एडमिशन डिनाइल्स हुए, अमेंडमेंट इन दी प्लीडिंग्स हुई, या कोई पार्टी बनने का काम है। ये सारे का सारा काम ऐसा है कि जो कोर्ट वर्क नहीं है। तो एक जज साहब जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे वो ये वाला सारा काम करवा लेंगे। उसके बाद हमने एक फॉर्म्स डिवाइस किए हैं, वो फॉर्म्स जो हैं भरने पड़ेंगे प्लेंटिफ को भी और डिफेंडेंट को भी। ये केस मैनेजमेंट की एक स्टेज आएगी, और प्री ट्रायल हेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि जज साहब के पास भी एक जॉइंट
केस मैनेजमेंट की स्टेटमेंट होगी, उसके ऊपर वो चेक लिस्ट होगी, वो चेक करेंगे कि क्या ये सारे के सारे काम जो हैं वो कर लिए गए हैं। ये करने के बाद एक इश्यूज फ्रेम करेंगे, और इश्यूज भी वो जो रियली अराइज हो रहे हैं आउट ऑफ द प्लेटेज, नैरो डाउन करने के बाद उसको, ठीक है, और उसके बाद वो ये कहेंगे कि ये जो केस है ये मैं ट्रायल के लिए एक और जज साहब के पास भेजूंगा, और वो बेशक डेट जो है 2-3 माह बाद की हो, फिर डे टू डे ट्रायल। लेकिन जब भाई मुझ साथ साथ से एलेबोरेट करें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है जहां पे ये सारे काम जिसपे उसमें भी साल जाया हो जाते, आपने नोटिस सर्व करने हैं, जो आप दवाने हैं, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम है हमारे ज़हन में कि कितने अरसे के अंदर जो आपने सुजेस्ट किया हुआ है, या उसके लिए कोई रूल्स बने हैं? जी, मैं एक अर्ज करूं, पहला काम तो ये कर दिया गया है कि जहां जहां पे मे था उसको हमने शैल में कन्वर्ट कर दिया। ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप 30 दिन में जवाब दावा आना तो 30 डेज मीन्स 30 डेज, उसके अंदर एक दिन का भी इजाफा नहीं होगा। ये कर दिया, टाइमलाइन तो हर चीज़ की जो है वो लग गई है। दूसरा एक और बड़ी खुश खबरी की बात है, वो ये है कि जो आपने अर्ज मैं पहले हमने अर्ज़ किया आपने और डिस्कस कर रहे थे कि जो सब्सटेंटिव पार्ट है उसके अंदर भी मेजर चेंजेस आई हैं। 2018 के अंदर और 2020 के अंदर 2 ऑर्डिनेंसेस पंजाब गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, और सीपीसी के सब्सटेंटिव पार्ट में भी चेंजेस आई हैं। वो चेंजेस ये हैं कि अब जदीद टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ होगा, और ये कट शॉर्ट होगी, वो भी इसको सपोर्ट कर रही हैं। अब जब हम ये नया निज़ाम हमें उम्मीद हुई है कि हम नाफिज करने जा रहे हैं, तो हमारे पास वो वाला सब्सटेंटिव पार्ट की अमेंडमेंट्स भी जो है वो मौजूद है। ये सारा केस जिस वक्त जज साहब के सामने आएगा और वो रेफर कर रहे होंगे ट्रायल कोर्ट को, साथ ही साथ वो कहेंगे कि आप एडीआर के लिए जाएं, मैंडेटरी रेफरल टू एडीआर, एक तो इन रूल्स के तहत, और दूसरा अब आपको मालूम है कि एडीआर एक्ट जो है वो 2018 का बन गया, 2020 के रूल्स बन गए। इसके लिए मुझे तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी पड़ी, और उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि मेरा बनाया हुआ लॉ जो ये बनाएंगे वो अब बन गया। उन्होंने खैर एक आर्बिट्रेशन एक्ट के लिए भी कमिट किया, वो भी बन जाएगा। अब जज साहब जो है वो फुली मैंडेटरी बैकिंग के साथ हैं, और उनके पास रूल्स हैं, उनके पास लॉ है जिसके तहत वो लोगों को काम करवाने के लिए विद इन अ टाइमलाइन जो है मजबूर कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैंडेटरी रेफरल है, हमने ऑलरेडी जो है ना पूरे पंजाब के अंदर जो है एडीआर सेंटर्स बनाए हुए हैं। अब उनके पास रेफर होगा, बिल्कुल मुफ्त है। 30 डेज में अगर केस कोई डिसाइड हो जाता है तो उसके मुताबिक डिग्री हो जाएगी, वरना फिर कंटिन्यूस ट्रायल होना है। आधे केसेस तो मैं समझता हूँ इसी में निकल जाएंगे। अब वो जो डे टू डे ट्रायल है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और लेके आए हैं कि स्केलेटन ऑफ आर्गूमेंट्स दोनों पार्टीज को दाखिल करना पड़ेगा। अब वो जो स्केलेटन ऑफ आर्गूमेंट्स दाखिल किया हुआ है, समरी है आपकी एविडेंस सारी की सारी आर्गूमेंट्स की, उसी के ऊपर जज साहब ने मुख्तसर बहस सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आ गई आपके पास, केस लॉ आ गया, सारी चीज़ें आ गई। और उन्होंने 14वें दिन की तारीख डालनी है, रूल्स में ये लिखा हुआ है 14वें से 15वां दिन नहीं होगा, और उस दिन 14 डेज आपका जो ही हैज टू ऑर्डर इट, एक्चुअली डिसीजन आना चाहिए। बिल्कुल जी, जजमेंट एंड डिग्री आएगी, और ऑटोमेटिक कन्वर्जन टू एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी। हमें सेपरेट एग्जीक्यूशन फाइल नहीं करनी। एग्जीक्यूशन के ऊपर बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं। कागज़ का टुकड़ा इंप्लीमेंट कब होगा, जब उसके लिए आपके पास अमेंडमेंट्स ही नहीं है। हमने बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस ये रख दी कि सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अब मेज़ के ऊपर एग्जीक्यूशन होगी, और जब आप अपील करेंगे, ये भी रूल्स में लिखा है, तो अपील वाली अदालत ने नए सिरे से तामील नहीं करवानी। वो एक्सिक्यूटिंग कोर्ट को डायरेक्ट करेंगे जज साहब के पार्टीज़ को मेरे पास भेज दें, और यहाँ तक इसमें लिखा हुआ है कि अपीलेट कोर्ट अगर नीचे वाले डिसीजन से एग्री करे तो उन्हें रीजंस देने की जरूरत नहीं। अगर टर्न अराउंड करेंगे तो फिर रीजन देने की जरूरत है। जब भाई मुझे ये बताएं, ये बहुत जबरदस्त प्लान है, और मैं ये समझता हूं कि ये करोड़ों लोगों की किस्मत बदलने के लिए शायद जरूरत थी, इंपेरेटिव था, और फाइनली हो गया। लेकिन ये मुझे बताएं कि करोड़ों लोगों की किस्मत बदलने के लिए ये जो चंद हजार लोग हैं जिन्होंने इसकी एग्जीक्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करने, हमारे जजेस हैं, हमारे वोकला हैं, बार काउंसिल के ओहदेदारान हैं, इनकी ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी, इनको जब तक वो फॉर्म फिल करना नहीं आएगा, इनको जब तक ये नहीं होगा कि अपनी आर्गुमेंट्स नैरो डाउन कैसे करने हैं, वी विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट। जब भी कोई नया प्लान आता है, उसके फेल्योर की सबसे बड़ी वजह और रुकावट ये होती है, चूंकि हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम नई चीजें सीखना नहीं चाहते। डू यू थिंक कि कोई ट्रेनिंग का प्लान भी है इसमें? जी, ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं ज़ोर दे के ये बात कहूँगा, जब आप लाहौर हाई कोर्ट से डील कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जो टोटल लिटिगेशन है इस जुरिस्डिक्शन में 82% वो यहाँ पे है, 82% लाहौर हाई कोर्ट की है। अब जजेस की ट्रेनिंग ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं कोर्ट के उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, स्टाफ की ट्रेनिंग ज़रूरी है, वकला की ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये नए सिस्टम के साथ आपने डील कैसे करना है, उसके लिए जजेस के लिए बेंच बुक्स बनानी पड़ेंगी, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे,
बाय वे ऑफ कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन बार में सारे वकला की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और जजेस को भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है, वरना अच्छी से अच्छी तरमीम अब जबकि इतने वसी पैमाने पर तरमीम होगी, इरादे बहुत अच्छे हैं लेकिन जंगी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहूँ कि जो ये इंसाफ की कश्ती है, ये बुनियादी तौर पर इसका डिज़ाइन बिल्कुल दुरुस्त है, ये साउंड भी है, शायद इसकी डायरेक्शन जो है वो ये सेल भी प्रॉपर जगह पे कर रही है, लेकिन इसके जो नेविगेटर्स हैं ना, उनको दुरुस्त करने की और उनको गौर करने की हमेशा ज़रूरत होती है, रिफॉर्म की ज़रूरत हर जगह पे होती है। अब वो नेसेसरी रिफॉर्म 1908 के बाद इतने वसी पैमाने पे कभी जो अमेंडमेंट्स नहीं हुई, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट तो ह्यूमन बीइंग ने करना ना, वो ह्यूमन बीइंग हम सब स्टेक होल्डर्स जो हैं वो जो इसके साथ वाबस्ता है वो हैं, और ये ट्रेनिंग का सिलसिला जितनी जल्दी शुरू कर देंगे, बल्कि अब तो इन्होंने टाइमलाइन खुद दे दी है कि नवंबर से एप्लीकेबल कर रहे हैं, नवंबर से एप्लीकेबल। लेकिन मुझे ये बताएं, जिस तरह आप बता रहे हैं मॉड्यूल्स बने, ट्रेनिंग हो, ये लग रहा है कोई लंबा काम है। विल द जुडिशरी बी एबल टू स्पेयर द जजेस फॉर द ट्रेनिंग? कि आपको अगर 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़े तो और भी काम रुक जाएगा? ये लंबी ट्रेनिंग लग रही है। आई मीन लंबी से मुराद ये है कि 15 दिन या 20 दिन या महीने की ट्रेनिंग अगर आप प्लान कर रहे हैं, एंड ऑल द जजेस दे हैव टू गो मे बी इन डिफरेंट फेजेस एक्चुअली, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग की जा सकती है? जी मेरा ख्याल है ये कोई इतनी लंबी ट्रेनिंग नहीं है, ये ऑलरेडी इसका होमवर्क तो हमने किया हुआ है। ठीक है, तो मैं तो वॉलंटरीली वो चीज़ें शेयर करने के लिए तैयार हूँ, मैं हूँ ही बॉय स्काउट, तो मैं तैयार हूँ इसके लिए। और आपने ये जो बात की ना टेक्नोलॉजी का यूज़, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, ये जुडिशल अकेडमी से बैठ के और मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जजेस को इकट्ठा करके उनकी ट्रेनिंग की जा सकती है। बार रूम्स में भी इसी तरह ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया जा सकता है, और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स लेवल पे तो हम जा भी सकते हैं, और जब लिखा पढ़ा मवाद भी साथ होगा और वो आपके पास उस तरह के मॉड्यूल्स और ट्रेनिंग के लिए आपके पास सारे के सारे मैनुअल्स होंगे, तो दैट एक्चुअली मेक्स इट ईजी। ये हो सकता है, ये चैलेंज है, लेकिन ये अचीवेबल है और ये डूएबल है, और ये बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएगा अगर वेयरएवर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन मास्टर ट्रेनर्स जो है, इन तमाम लोगों को ट्रेन करने के लिए यू नीड अ बिग टीम ऑफ मास्टर ट्रेनर्स जिनको खुद एक्सपर्टीज है। डू यू थिंक हमारे यहाँ पे इस सिस्टम को मास्टर ट्रेनर्स मौजूद हैं जिनके अंदर वो एबिलिटी, सलाहियत है, जो इस पूरे सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ के लोगों को इम्पार्ट कर सके? ये आपने बड़ी पते की बात की है जी। मेरा ख्याल है ट्रेनिंग द ट्रेनर्स प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस तरह के रिसोर्स पर्सनस जो हैं वो इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक आध बंदे का काम नहीं है, और ये बिल्कुल किया जा सकता है। इवन जुडिशल एकेडमी के अंदर ये काम जो है वो डूएबल है, आइडेंटिफाई कुछ लोग कर लेंगे और वो इसको फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और इसके लिए कोई इतना लंबा कोर्स नहीं, मेरा ख्याल है सिर्फ 2 वीक्स के अंदर हम मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन कर सकते हैं, और फिर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। लेकिन एक बात मैं ज़ोर दे के कहता हूँ, हम यूँ समझते हैं कि सब काम मुझे ही आता है और मुझे अकेले को करना है, ऐसा नहीं है। चीज़ों को आउटसोर्स करना पड़ता है, इसमें एकेडेमिया से लोगों को लाना पड़ेगा, ट्रेनर्स को लाना पड़ेगा जिनको इसकी समझ है, और वो, लेकिन ये कोई फॉरेन ट्रेनर्स लाने वगैरह वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ यहीं पे होगा। ये आजकल मॉडल कोर्ट्स की बात होती है, स्पेशल कोर्ट्स की बात होती है, कमर्शियल कोर्ट्स की बात होती है। एक बात समझने की है कि प्रोसीजर सिर्फ 2 हैं, या सिविल प्रोसीजर कोड है और क्रिमिनल साइड पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। एप्लीकेबल तो वही होगा जब तक प्रोसीजर्स को हम एक्सपीडाइट नहीं करेंगे, और फास्ट ट्रैक केसेस को फिर बिल्कुल नहीं किया जा सकता जब तक ये सारा कुछ नहीं करेंगे। और ये एक पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करेंगे। पिछले दिनों के अंदर ये ई फाइलिंग की और वर्चुअल कोर्ट्स की कॉन्सेप्ट और ऑनलाइन हेयरिंग की बात हो रही थी, वो भी इससे रिलेटेड है, इसी केस मैनेजमेंट सिस्टम में आएगा। और ये रूल्स जो हैं शायद हमें किसी और चीज़ों के रूल्स भी थोड़े से और बनाने पड़े, लेकिन हम इसको ट्राई करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी लर्न। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक नया सिस्टम है, क्या ये नया सिस्टम नए केसेस के लिए होगा? आपने बताया 82% जो केसेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिका हैं। जो पुराने पेंडिंग केसेस हैं 10-10 साल से पड़े हुए, विल द सिस्टम हेल्प फॉर दोज केसेस टू? जी मैं कर्ज करूं, जो नए केसेस हैं उनके ऊपर तो इनिशियल स्टेज से ही एप्लीकेबल होगा। मैं इसलिए पूछा ना कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो यू विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट दैट इन द सिस्टम। लेकिन जो स्टेज से गुजर चुके हैं, ऑलरेडी ट्रायल पे हैं, वो मे और शेल जो है उस पर भी अप्लाई होगा कि नहीं? मैं बिल्कुल अर्ज करूं कि जो केस जिस स्टेज पे है उससे आगे उसको यही रूल्स और यही लॉ अब एप्लीकेबल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या नहीं है। जिस दिन ये एप्लीकेबल हो गया, जितने केसेस डिसाइड अभी होने हैं,
خواہ وہ ٹرائل کی سٹیج پہ کسی بھی مرحلے پہ کھڑے ہیں ان پہ بھی ہوگا, اور نئے کیسوں کے اوپر تو بالکل ہم آرگنائز کر کے ان کو لے کر آئیں گے, کیونکہ یہ جو انٹرلوکیٹری آرڈرز وغیرہ پاس کرنے کے لیے یا انٹرم انجنکشنز کے لیے بھی ہم ایک کانسیپٹ یہ لایا ہے اس میں کہ ایڈمنسٹریٹو جج جو ہے وہ اسٹے وغیرہ کی اپلیکیشن کا فیصلہ وہی کر دے گا, کیونکہ ٹرائل جس جج صاحب نے کرنا ہے ان کے پاس تو بعد میں ریفر ہوگا. تو یہ ایکچولی کیٹر کرتے ہیں تمام سٹیجز پہ کیسز کے لیے. اور جب آپ ایک سٹارٹ لیتے ہیں, اور ریفارم کبھی بٹس اینڈ پیسز میں ہوتی بھی نہیں اور ڈسکریمنیٹ آپ کر بھی نہیں سکتے, آپ نے سب لوگوں کو انصاف دینا ہے, سب لوگوں کے اوپر اگر کوئی بینیفٹ ہے تو سب کو ملے گا. تو یہ جو کیسز پرانے ہیں وہ بھی ایکسپیڈائٹ ہو جائیں گے اور نئے والے بھی. اور میں آپ نے درست فرمایا, ایک کیلکولیشن ہے, میرا نہیں خیال کہ اگر یہ سسٹم ہم اپلیکیبل کریں تو 6 مہینے کے اندر کیس جو ہے وہ سول سائڈ کا کوئی بھی ڈیسائڈ نہ, ایون یہ اپلیٹ لیول پہ بھی اپلیکیبل یہی والے رولز ہوں گے. دیکھیے لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر اعتماد بڑھے گا, جب سسٹم پہ اعتماد بڑھے گا تو باہر جو جھگڑے لڑائیاں ہوتے ہیں اس کے بجائے لوگ عدالتوں میں آئیں گے. یہ سارے کے سارے جو ہم پلیئرز آف دی گیم یا سسٹم کے کھلاڑی ہیں, جن کے اندر ججز شامل ہیں, ہمارا سٹاف شامل ہے, وکلا شامل ہیں, سب کے سب پہ لوگوں کا اعتماد پڑے گا. کیونکہ ابھی تو لوگ تنگ آ گئے ہیں, وہ بالکل خوش نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو بے شک طفل تسلیاں دیں, اس سسٹم کی جو سپیڈ ہے وہ اتنی کم ہے کہ جدید تقاضوں سے یہ ہم آنگ نہیں ہے. ایک طرف تو سسٹم کی سپیڈ ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ جو رولز ہیں, یہ جو نیا پروسیجر ہے, یہ جو نیا سسٹم ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا جو سپیڈ ہے وہ بھی سلو ہے. 2 سال پہلے بھی ہوپ دی, لوگوں کو امید دی, نزدیک پہنچ گیا ہے, ایک سگنیچر چاہیے. آج ابھی فل کورٹ کی تو ہم بات کر رہے ہیں. ڈو یو اسٹل فائنڈ کہ کوئی ایسی رکاوٹ نظر آتی ہے نیئر فیوچر میں, کہیں کوئی سسٹم جہاں پہ یہ روک سکے, کوئی ڈیٹرنس آ سکے؟ جی, وی ہوپ اینڈ وی لیو. میں آپ کو ایک عرض کروں, ہمارے یہ جو سسٹم کے اندر پروونشل چیف جسٹس بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ ایک چیف جسٹس صاحب کے بدلنے کے بعد جو نئے چیف جسٹس آتے ہیں, اگر وہ if he doesn't see an eye to eye with him اپنے پریڈیسیسر کو, تو وہ ان چیزوں کو روک دیتے ہیں. حالانکہ کون سی جو بھی ہم سے غلطی ہے وہ انسٹیٹیوشن کی ایک میموری ہونی چاہیے, کنسسٹنسی ہونی چاہیے, چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن اب جب یہ اپلیکیبل ہوگا, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی روکے گا. کہتے دیر آئے درست آئے, دیر لگی آنے میں تم کو ہے شکر مگر تم آئے. تو آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا لیکن ہم گھبرائے تو. اور کبھی کبھی اس طرح کا تازہ ہوا کا جھونکا آتا ہے تو مجھے امید ہو جاتی ہے, اور ہم امید کے سہارے زندہ ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ایک دفعہ جب یہ سسٹم چل پڑا اور اس کے فروٹس لوگوں کو ملنے لگ گئے, تو پھر اس کے اندر جو رکاوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں نا, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی, کیونکہ بہاؤ کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اینڈ آف دی ڈے پینگز آف دا سسٹم, تو وہ بیچارہ لیٹیگنٹ سفر کر رہا ہے جو آپ کا میرا پے ماسٹر ہے. اگر اس کو انصاف ملے گا, سہل ملے گا, تو وہ خوش ہوگا. وہ خوش ہوگا, ہم سب کی عزت ہوگی اور ہم سب کو سیٹسفیکشن ہوگی. اور آخر ہم نے خدا کے پاس بھی جانا ہے. ہم جن عہدوں پہ بھی بیٹھے ہیں, ہم جواب دیں کہ ہم نے کچھ چینج کے لیے اور تبدیلی کے لیے بات کی. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے اتنا پرانا لا ہے, بڑے سروں والے نے بنایا, ان کو ہاتھ لگاؤ گے تو پتھر کے ہو جاؤ گے. تو ہم نے یہ بات نہیں مانی, اس لیے نہیں مانی کہ جدید دور کے جدید تقاضے ہیں, اور جن لوگوں نے قانون دیا اگر انہوں نے تبدیلی کر دی ہے تو ہمیں بھی تبدیلی کرنی تھی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور جب ظفر بھائی یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے قانون دیا انہوں نے تبدیلی کر لی, 1992 میں وولف ریفارمز ایسے تھے جہاں پہ کیس مینجمنٹ کا ذکر کیا. جنہوں نے 1908 میں سی پی سی بنائی, انہوں نے 1992 میں کہا کہ چینج کرو اس کو. ہمیں پھر بھی 28 سال لگ گئے, لیکن 28 سال دیر آئے درست آئے. آج بھی اگر ہم اس ڈگر پہ چل پڑے اور ان نئے پروسیجرز کو اڈاپٹ کر لیا, نئے سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا, تو یقین کریں عوام سکھ کا سانس لیں گے. وہ ریلیف جو شاید ان کو سالوں میں نہیں مل رہا, دہائیوں میں نہیں مل رہا, وہ ان کو دنوں میں اور مہینوں میں ملنا شروع ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ.